हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने क्लास 11th अकाउंट्स के फर्स्ट 2 चैप्टर कवर कर लिए, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग और सेकंड चैप्टर था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो वो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर लिए। सो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नेम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और डीके गोयल में इसी चैप्टर का नेम है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम डील करेंगे कि कितने टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अपनी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब वो रूल क्या होते हैं वो सारा का सारा डिटेल में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। जब आप क्लास 10th में थे तब आपने कुछ साइंस के प्रिंसिपल पढ़े होंगे, जैसे न्यूटन के प्रिंसिपल होते हैं, गॉस लॉ होता है, और इसके अलावा बहुत सारे लॉज आपने पढ़े होंगे। और वो प्रिंसिपल के होते हैं, वो प्रिंसिपल हमारे सिद्धांत होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और वो प्रिंसिपल हम क्यों फॉलो करते हैं? ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक लॉजिक आए, मतलब कि कुछ कंसिस्टेंसी आए, ताकि जो हमारे रिजल्ट होंगे वो बहुत अच्छे हों। इसलिए हम डिफरेंट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। और अकाउंटिंग में भी जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स थे, जो डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज़ थी, उन्होंने डिफरेंट प्रिंसिपल प्रोपाउंड किए। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स एडोप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। मतलब वो सारे के सारे रूल्स नॉर्म्स जो कि डिफरेंट अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करते हैं जब वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हिंदी में अकाउंटिंग प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? हम हिंदी में अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बोलते हैं हम सिद्धांत। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हमें लाइफ में कुछ सिद्धांत फॉलो करने चाहिए। ऐसे ही जब अकाउंट्स की टर्म में जब हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तब हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं जिसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब जो सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट या एजम्पशन, और सेकंड कैटेगरी क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या क्या होती हैं। सो पहले हम अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग एजम्पशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक एजम्पशन विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट। मतलब कि जब आप अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो कुछ प्री डिटरमाइंड एजम्पशन होती हैं जो कि आप नॉर्मली एज्यूम करके चलते हो कि ऐसा तो होगा ही। सो जब कुछ ऐसी एजम्पशन अकाउंट्स में होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट का क्या मतलब होता है? कुछ बेसिक एजम्पशन होती है जो कि हम पहले से ही मानकर चलते हैं कि ये हमें अकाउंट्स में फॉलो करनी पड़ेंगी, उनको बोलते हैं हम अकाउंटिंग कंसेप्ट। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम किस लिए फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि जो हमारा अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर हो वो बहुत ही ज़्यादा सिस्टेमेटिक हो। सिस्टेमेटिक कब बनेगा वो? जब हम कुछ वहाँ पर प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, कुछ सिद्धांत फॉलो करेंगे, कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। और इसको और ज़्यादा मतलब मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अडोप्ट किया है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड एजम्पशन, और सेकंड कैटेगरी के अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट के होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट आपकी एजम्पशन होती है जो कि आप मानकर चलते हो कि ये हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब किस किस टाइप की अकाउंटिंग एजम्पशन आप बिजनेस में मानकर चलते हो, अब हम वो सब डिटेल में कवर करेंगे। सो अकाउंटिंग कंसेप्ट को डिटेल में कवर करने से पहले हमें जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, पहले उसको हम डिटेल में कवर कर लेते हैं। सो फर्स्ट फीचर क्या है? मैन मेड। अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो आप अभी इस वीडियो में कवर करोगे वो क्या है? वो है मैन मेड। मतलब कि वो किसने बनाया है? वो बनाया है ह्यूमन बींग्स ने। ह्यूमन बींग्स ने कैसे बनाया? उन्होंने डिफरेंट कंपनीज में ऑब्जर्वेशन करी है, और ये ऑब्जर्वेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है। मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी हुई है, हमारी कंट्री में भी हुई है। मतलब जो डिफरेंट अकाउंटिंग एक्सपर्ट हैं सब ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन करी, और फिर उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने क्या बनाए? उन्होंने बनाए अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और सेकंड फीचर क्या है इसका? फ्लेक्सिबल। मतलब जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। मतलब कि वो रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब कि वो ठोस नहीं है, मतलब आप उनको जैसे चाहे वैसे मोल्ड कर सकते हो, मतलब जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल क्यों बनाया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल इसलिए बनाया क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके ह्यूमन बीइंग से।
और जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर होता है वो कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक जैसा क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनका बिहेवियर कांस्टेंट चेंज होता रहता है। सो जब उनका बिहेवियर ही कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है तो हमारे प्रिंसिपल भी कैसे फिक्स रह सकते हैं? सो इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं। और थर्ड फीचर क्या है? जनरली एक्सेप्टेड, मतलब कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। मतलब कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड या यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड। अब जो जनरली एक्सेप्टेड, ये किस किस बेस पे हम किस प्रिंसिपल को कैसे बोल लेंगे कि वो जनरली एक्सेप्टेड है या नहीं? उसके लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं। अगर कोई प्रिंसिपल इन तीनों क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है तब हम उसे बोल देते हैं कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ऑल ओवर कंट्रीज़ में। सो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? रिलेवेंस, मतलब कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो वो आपके लिए रिलेवेंट हो, मतलब कि वो आपका कुछ ना कुछ बेनिफिशियल हो, आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, तभी आप उसे क्या बोल लोगे? रिलेवेंट है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिलेवेंट है। और जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिलेवेंट होता है उसको हम जनरल एक्सेप्टेड की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड फीचर क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो किससे फ्री होने चाहिए? वो फ्री होने चाहिए बायसनेस से, मतलब किसी भी टाइप की उसमें पक्षपात ना हो, मतलब कि ऐसा ना हो किसी पर्टिकुलर फर्म के लिए तो फेवरेबल हो और किसी दूसरी कंपनी के लिए वो अनफेवरेबल हो। सो वो हर फर्म को इक्वली बेनिफिट दें, ये होता है इसका सेकंड फीचर। और हमारा थर्ड फीचर क्या है? थर्ड फीचर है हमारा फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं आप उनको ईजिली अडोप्ट कर सको। ईजिली अडोप्ट करने का मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट इनकर ना करनी पड़े और आप उसे आसानी से इम्प्लीमेंट कर सको अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सो जो कॉस्ट कम से कम आती है उस टाइप के प्रिंसिपल को हम बोलते हैं फिजिबल, मतलब जिसको आप बहुत आसानी से अडोप्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्निक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, तब हम उस पर्टिकुलर थिंग को बोलते हैं फिजिबल। सो जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो मैन मेड है, वो फ्लेक्सिबल है और वो जनरली एक्सेप्टेड है। जनरली एक्सेप्टेड हम किस प्रिंसिपल को बोलते हैं? जो रिलेवेंट हो, जो ऑब्जेक्टिव हो और जो फिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो। अब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी जो कंसेप्ट्स हैं या जो अजम्पशन है अब हम उसको कवर कर लेते हैं। सो आवर फर्स्ट कंसेप्ट इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सो चाहे तो आप इसे एजम्पशन लिख सकते हो, चाहे आप इसे कंसेप्ट लिख सकते हो। सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलते हैं? ये कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि जो हमारा बिजनेस है वो बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेगा, मतलब हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम उसे आने वाले 5 या 10 साल में बंद करेंगे। सो हम नॉर्मली क्या एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा, मतलब जब तक उसकी मैक्सिमम पॉसिबल लाइफ है वो तब तक चलाएंगे, हम उसे कभी भी बंद करने की नहीं सोचेंगे। और इसी प्रिंसिपल के कारण जो आउटसाइड पार्टीज़ होती हैं जैसे कि आपके बैंक्स हो गए, इसके अलावा जो आपके क्रेडिटर्स हो गए, ये इसी प्रिंसिपल के बेस पे आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में जैसे बैंक आपको 10 साल के लिए लोन देगा, वो 10 साल के लिए लोन कब देगा? जब वो ये देखेगा कि आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि आपका बिजनेस लगातार चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, वो कभी भी बंद नहीं होगा। और इसी प्रिंसिपल के बेस पे आप कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बेस में डिफरेंस कर पाते हो। डिफरेंस क्यों कर पाते हो? अब कोई भी आइटम जिसका बेनिफिट आपको 12 मंथ के अंदर अंदर मिल जाता है आप उसको रेवेन्यू में कंसीडर कर दोगे, और जिसका बेनिफिट आपको 12 मंथ के बाद मिलेगा उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते हो। और ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बाइफरकेशन पॉसिबल कब हुई? जब आप ये एज्यूम करते हो कि आपका बिजनेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपका बिजनेस 2 दिन में बंद हो जाएगा, 4 दिन में बंद हो जाएगा, तब आप कभी भी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सेग्रीगेट नहीं कर सकते। और इसके अलावा मैंने आपको लाइबिलिटीज़ के टाइप भी बताए थे कि हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, और इसके अलावा मैंने बताई थी आपको नॉन करंट आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। ये भी आप कब बाइफरकेट कर पाते हो? जब आप गोइंग कंसर्न एजम्पशन बिजनेस में लगा कर चलते हो। और इसके अलावा इसका गोइंग कंसर्न एजम्पशन का एक बेनिफिट क्या होता है? आपने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सेग्रीगेट कर दिया। अब जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो मोस्टली किन चीज़ों पे होता है? जैसे कि आपने प्लांट खरीदा, आपने बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी। सो अब इसी कंसेप्ट के बेस पे आप उन पे क्या चार्ज करते हो? आप उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो,
क्योंकि जैसे जैसे मशीनरी पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तब आप उस पर क्या चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि हम ये एज्यूम करके चलेंगे हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा और हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम उसे आने वाले टाइम में जल्दी ही बंद कर देंगे, और इसी कंसेप्ट के बेस पे हम करंट और नॉन करंट की बाइफर्केशन कर पाते हैं, और डेप्रिसिएशन हम इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। और सेकंड कंसेप्ट क्या है हमारा, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें क्या बोलते हैं कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सेलेक्टेड एंड अडोप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। मतलब कि कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपने अगर एक बार सेलेक्ट कर ली, उनको अडोप्ट कर लिया, फिर आप उनको रेगुलरली रिपीट करते रहोगे। जो आपने एक साल अकाउंटिंग प्रैक्टिस अडोप्ट करी, अगले साल भी आप उसे ही अडोप्ट करोगे और उससे अगले साल भी उसे ही अडोप्ट करोगे। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से मतलब जैसे कि एक एग्जांपल मैं अभी ले लेता हूँ, एक हमारा होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड, कि हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं। सो इसे चार्ज करने के लिए हमारे पास बहुत मेथड होते हैं, जैसे कि SLM होता है, WDV होता है, जो कि आप डिटेल में कवर करोगे अपने 15 चैप्टर में। सो इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। सो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें ये बोलते हैं अगर तुमने एक बार ये मेथड अडोप्ट कर लिया, तब आप इसे हर साल इसी को रिपीट करते रहोगे। मतलब कि आप कॉन्स्टेंटली इसे ईयर आफ्टर ईयर रिपीट करोगे। और किस लिए रिपीट करोगे, ताकि आप कंपैरिजन कर सको। मतलब जैसे अगर आपने 2015 में तो WDV फॉलो कर लिया, 2016 में SLM फॉलो कर लिया, तब आप अपने रिजल्ट नहीं कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि अलग अलग मेथड अडोप्ट हो रखे हैं। सो अलग अलग रिजल्ट आएगा। सो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बनाया गया। बट कंसिस्टेंसी जो कंसेप्ट होता है ये आप पे कभी भी मतलब इम्पोजिशन नहीं लगाता। मतलब ये इसका मतलब ये नहीं है कंसिस्टेंसी का कि जो मेथड हमने एक बार एडोप्ट कर लिया पूरे लाइफ टाइम हम उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उसको चेंज कर सकते हो, बट इसकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या, कि जो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपने जो प्रैक्टिसेस अडोप्ट करी है दैट मे बी चेंज, आप उनको चेंज कर सकते हो। किस किस कंडीशन में, अगर जो लॉ है हमारे, जो इंडिया में डिफरेंट लॉ पास हो रखे हैं कोर्ट्स के थ्रू, अगर उसमें कोई ऐसा लॉ आ जाता है कि आपको अपनी प्रैक्टिस चेंज करनी है, तब आप अपनी प्रैक्टिस चेंज करोगे। इसके अलावा हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस बैन हो जाती है, तब आपको अपनी प्रैक्टिस चेंज करनी पड़ती है। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर नई प्रैक्टिस अडोप्ट करूँगा इससे मेरे रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे, मतलब वो मीनिंगफुल होंगे, तब आप अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हो। सो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि जो प्रैक्टिसेस आपने एक बार अडोप्ट कर ली आप उसे ईयर आफ्टर ईयर रिपीट करते रहोगे, क्योंकि इससे कंपैरेबल की सिचुएशन बनती है। बट इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जो प्रैक्टिस आपने एक बार अडोप्ट कर ली पूरे लाइफ टाइम उसे चेंज नहीं कर सकते। आप उसको चेंज कर सकते हो, बट 3 कंडीशनों में। या तो किसी कानून के अंडर लिखा गया है कि आप उस प्रैक्टिस को चेंज करो, मतलब कोई नया लॉ पास हो गया, इसके अलावा कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस आए हैं, या जब आप प्रैक्टिसेस नई चेंज करोगे उससे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ज़्यादा मीनिंगफुल बनेगी, वो ज़्यादा रिलायबल बनेगी, तब आप अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट हमें क्या बोलते हैं कि अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। मतलब कि आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन क्या होती है ये मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स में कराया था। सो अब कोई भी ट्रांजैक्शन जब बिजनेस में होती है तब आप उसको तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो एक्चुअली में इनकर हुई, ये नहीं कि जब उसकी सेटलमेंट हुई। सेटलमेंट से मतलब जैसे आज आपने कोई सामान खरीदा, आज सपोज करो आज 1 मई है, 1 मई को आपने कोई सामान खरीदा और आप 10 दिन बाद इस ट्रांजैक्शन को सेटल कर रहे हो, मतलब पेमेंट वगैरह दे रहे हो। सो ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली में कब हुई, 1 मई को। मतलब लीगली आप इसके लिए कब बाइंड हो, मतलब लॉ की नज़र में ये कब रिकॉर्ड होनी थी, 1 मई को। बट आपने 10 दिन बाद इसकी पेमेंट करी, सो आप इसे 1 मई को ही रिकॉर्ड करोगे, नो मैटर आपने इसकी सेटलमेंट 10 दिन बाद करी हो, 20 दिन बाद करी हो। सो आपकी ट्रांजैक्शन मोस्टली 2 टाइप्स की हो सकती हैं, या तो रेवेन्यू से रिलेटेड या एक्सपेंसेस से रिलेटेड। रेवेन्यू से रिलेटेड जैसे कि आपने किसी कंज्यूमर को सेल करी, सपोज करो आपने सेल करी उसको 1 मई को और उसने आपको कैश पे किया 10 मई को। सो आपने सेल कब करी, 1 मई को। सो जब आपने उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे दिए होंगे, मतलब जब आपने ओनरशिप प्रॉपरली ट्रांसफ़र कर दी होगी,
तब आपको ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। और क्योंकि आपने सेल कंप्लीट कर दी थी 1 मई को, तो ये ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होनी थी, 1 मई को। और चाहे सेटलमेंट मतलब पैसा आपके पास 10 मई को आए हो या 1 साल बाद आए हो या 2 साल बाद आए हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आप ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो एक्रू हुई हो। एक्रू का मतलब जो एक्चुअली में इनकर हुई हो। और ऐसे ही आपकी एक्सपेंस से रिलेटेड होगी। एक्सपेंस से रिलेटेड मतलब जिस दिन आपने खर्चा किया है, जब आपकी लीगल ओब्लिगेशन बन चुकी है, सो हम उस ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे, नो मैटर वो खर्चा हमने 10 साल बाद पे किया हो या 20 साल बाद पे किया हो। इसका एग्जांपल मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि सपोज करो आपने 1 अप्रैल को एक मशीन खरीदी है। सो मशीन आपने कब खरीदी, 1 अप्रैल को। बट कुछ कारणों की वजह से जैसे आपका चेक डिले हो गया, ये पेमेंट आप कर पाए हो 1 जुलाई को। सो ये ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करी जानी है, 1 अप्रैल को, नो मैटर इसकी पेमेंट हमने 1 जुलाई को करी है। सो एक्रूअल कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि जिस दिन कोई ट्रांजैक्शन इनकर हुई है, हम उस ट्रांजैक्शन को उस डेट को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उस डेट को जब हमने उसकी पेमेंट करी हो या जब हमने उसकी सेटलमेंट करी हो। अगर आपने ट्रांजैक्शन भी सेम डेट को करी और पेमेंट और सेटलमेंट भी सेम डे को कर दी, तब तो ये सेम डे को होगी। बट अगर आपने ट्रांजैक्शन आज करी है, सेटलमेंट इसकी 1 महीने बाद 10 महीने बाद कर रहे हो, तब ट्रांजैक्शन क्योंकि आज हुई है, आज आपकी लीगल ओब्लिगेशन है इसको रिकॉर्ड करना, सो इसलिए आज आप इसको रिकॉर्ड करोगे। सो जो फर्स्ट 3 कंसेप्ट हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी फंडामेंटल एजम्पशन। फंडामेंटल एजम्पशन से मतलब कि ये हर टाइप की कंपनी इनको फॉलो करेगी। मतलब जैसा मर्जी बिजनेस हो, वो इन 3 टाइप की एजम्पशन को फॉलो करेगा। और अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस इनको फॉलो नहीं करता, तब उसको ये पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि मैंने ये एजम्पशन फॉलो नहीं करी, और उसका रीज़न देना पड़ता है उसने कि मैंने ये क्यों नहीं फॉलो करी। सो जो फर्स्ट 3 अकाउंटिंग एजम्पशन है, कौन कौन सी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, ये 3 एजम्पशन ऐसी होती हैं जो कि हर टाइप का बिजनेस फॉलो करता है। और हम ये मानकर चलते हैं कि हर टाइप का बिजनेस इनको फॉलो कर रहा है। अगर पर्टिकुलरली कोई बिजनेसमैन इनको फॉलो नहीं करता, तब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन टाइप की एजम्पशन को मतलब पर्टिकुलरली मेंशन करके देगा कि मैंने ये फॉलो नहीं करी, क्या रीज़न है और क्यों मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या बोलता है, ये कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि हमारा बिजनेस का ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। सो बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। सो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये बोलता है जैसे कि ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस अलग है, बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है जो ओनर है वो अलग है। सो हम ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, हम जो बिजनेस में सारी की सारी ट्रांजैक्शन होंगी, जैसे कि रॉ मटेरियल लेकर आना, फिर उसे कन्वर्जन करना, फिर सेल करना, वो हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ओनर को क्या ट्रीट करते हैं, हम ओनर को एक सेपरेट इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं। सो जो ओनर बिजनेस में क्या लगाते हैं, सो जो ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, सो इस कैपिटल के बदले में तभी हम उसको क्या पे करते हैं, तभी हम उसको पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप बिजनेस अलग मानते हो, बिजनेसमैन को अलग ट्रीट करते हो। और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, जैसे जो उसका घर हो गया, गाड़ी हो गया, बंगलो हो गया, उसे आप कभी भी बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं मानते, क्योंकि ये बंदा अलग है, बिजनेस हमारा अलग है। सो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी अकाउंटिंग होगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। उसके बाद हमारा 5th कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उस सारी ट्रांजैक्शन या उन इवेंट को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप मनी टर्म्स में मेज़र कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन, उसी इवेंट को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे जिसको आप पैसों में मेज़र कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो आपने एक मशीन खरीदी, और क्योंकि आपने मशीन खरीदी आपने उसके लिए कुछ पैसे पे किए होंगे। जैसे कि आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख की, सो आप इसको मनी में इजीली मेज़र कर सकते हो कि 1 लाख की खरीदी, 2 लाख की खरीदी, तब आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। और ऐसे ही सपोज करो हमारा एक है प्रोडक्शन मैनेजर
और आपको पता है बिजनेस में प्रोडक्शन भी होती है और क्या होती है, इसके अलावा सेल होती है। सो सेकंड वन इज़ सेल्स मैनेजर। अब इनके बीच में काफ़ी बार क्या हो जाता है, इनके बीच में काफ़ी बार डिस्प्यूट हो जाता है, बट आप इस डिस्प्यूट को कभी मनी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते। जैसे इनके बीच में लड़ाई होगी, आप ये नहीं मेज़र कर सकते कि कितने रुपए की लड़ाई हुई है। सो इस टाइप की जो इवेंट्स होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होती हैं, आप उसको कभी भी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप इसको मनी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे बिजनेसमैन के पास डिफरेंट एसेट्स होते हैं, जैसे कि स्टॉक हो गया, स्टॉक अब कैसे होता है, उसके पास 1000 टन उसके पास रॉ मटेरियल पड़ा है, ऐसे ही उसके पास कुछ मशीनें पड़ी होती हैं। सो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे रॉ मटेरियल, मशीन, वेजेस, इन सब की क्या करते हैं, इन सब की हम मनी टर्म्स में वैल्यू निकालते हैं और उसको हम बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमें क्या बोलते हैं? अब मैंने आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या बताया था, मैंने आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ये बताया कि जो हमारा बिजनेस होता है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस निरंतर चलता रहेगा, हम उसको कभी बंद नहीं करेंगे। सो बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सो अब जैसे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस हमारा 20 साल चलेगा, इन्फिनाइट लाइफ तक चलेगा। सो हमें उसके एक्चुअल रिजल्ट कब पता चलेंगे? जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। सो अब इतने लंबे टाइम के लिए तो हम वेट नहीं कर सकते। जो आपके ओनर हैं, जो क्रेडिटर हैं, डेटर हैं, वो इतने लंबे टाइम तक तो वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेगुलरली चेक करना चाहेंगे कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। बट आप तो ये एज्यूम करके चल रहे हो कि बिजनेस तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। सो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बनाया गया। ये कंसेप्ट क्यों बनाया गया? ताकि जो हमारा बिजनेस है उसके रिजल्ट हम टाइम टू टाइम चेक कर सकें। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस की पूरी लाइफ है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, उसको हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया। टाइम इंटरवल में मतलब जैसे कि हम तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा। अब इसके रिजल्ट चेक करने के लिए इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसे बोलते हैं हम टाइम इंटरवल। और वो टाइम इंटरवल कितने मंथ का होता है? वो होता है आपका 12 मंथ का, जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब जैसे इस साल के 1 अप्रैल को शुरू होगा, अगले साल के 31 मार्च को ख़त्म होगा। सो अब जो सारी की सारी अकाउंटिंग करोगे, आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, जर्नल प्रिपेयर करोगे, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सब आप किस लिए करोगे? इस पूरे के पूरे 12 मंथ के लिए, क्योंकि आपको इस 12 मंथ का प्रॉफिट चेक करना है, आपको लॉस चेक करना है, आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है। सो ये सब हम कितने पीरियड के लिए चेक करेंगे? ये सब हम सिर्फ और सिर्फ चेक करेंगे 12 मंथ्स के लिए। सो 12 मंथ्स आपका क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड, जिसको काफ़ी बार फाइनेंशियल ईयर भी बोल देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि जो हम बिजनेस में डिफरेंट ट्रांजैक्शन होती है। अब आपको पता तो है ट्रांजैक्शन किस किस टाइप की होती हैं, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर आपने सेल करी। सो ऐसी हज़ारों ट्रांजैक्शन होती हैं। अब क्योंकि आपको वो ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, सो उनको रिकॉर्ड कैसे करें हम? सो ये कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे वो फ्री होनी चाहिए पर्सनल बायसनेस से। पर्सनल बायसनेस से मतलब कि उसमें किसी भी टाइप का पक्षपात नहीं होना चाहिए। मतलब आपने कुछ ट्रांजैक्शन तो अपनी मनगढ़ंत अजम्पशन के बेस पे रिकॉर्ड कर दी और कुछ ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं करी। सो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे उसमें क्या होनी चाहिए? उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि वो ट्रांजैक्शन आप इजीली चेक कर सको। मतलब जो आपने बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड किया है वो सपोर्टेड होनी चाहिए डॉक्यूमेंट से और वाउचर से। मतलब जैसे आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, अब आप तो अपनी मर्जी से उसकी जितनी मर्जी वैल्यू लिख सकते हो, बट ऐसा कब अवॉइड हो सकता है? जब उसका कुछ प्रूफ हो। मतलब आपके पास उसका कुछ प्रूफ हो, जैसे कि आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तब आपको एक स्लिप मिलती है। इसके अलावा जैसे ही आप बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हो, आपको पता है एक इतनी लंबी स्लिप होती है जिसका वो लेफ़्ट साइड का पोर्शन फाड़ कर आपको दे देता है। सो मतलब हर ट्रांजैक्शन जो आप बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हो वो प्रॉपर उसके सोर्स वाउचर होने चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिससे आप ये चेक कर सको कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड है। मतलब ये किसी भी टाइप का फ्रॉड नहीं है। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है वो जेन्युइन है।
ये कंसेप्ट हमें ये बोलता है जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी उसका प्रॉपर कुछ ना कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे हम ये देख सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुई भी है या नहीं। अगर नहीं हुई सो इसने कैसे रिकॉर्ड कर दी, क्यों रिकॉर्ड कर दी, ताकि हम उसके बेस पे कुछ एक्शन ले सकें। एंड आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हमें क्या बोलते हैं? ये कंसेप्ट हमें ये बोलते हैं जब आप एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे बिजनेस की बुक में, आप उसको उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे जो पैसा आपने उसको खरीदते टाइम पे किया है। मतलब आपने कोई मशीन खरीदी, सो जो आपने मशीन खरीदी होगी उस टाइम आपने जितना पैसा पे किया, आप उस पैसे को उस एसेट की वैल्यू एज्यूम करोगे और उसी वैल्यू को आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। आप कभी भी जो आपने मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, अब उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, अब मार्केट वैल्यू क्या होती है? जो उसका आज के टाइम पे प्राइस चल रहा है वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, आप उसे हमेशा इग्नोर करोगे। जैसे इसको मैं सिंपली एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि आपने 1 अप्रैल 2023 को एक क्या खरीदी? आपने खरीदी है एक मशीन, और उस मशीन की वैल्यू है, मतलब उस टाइम जो आपने खर्चा पे किया मशीन खरीदने के लिए, जो पैसे पे किए आपने पे किए हैं 10 लाख। ये 10 लाख की होगी, ये 10 लाख होगी कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। आप बुक्स में इस 10 लाख को रिकॉर्ड करोगे। हो सकता है 5 साल बाद इसी मशीन की वैल्यू कितनी हो जाए? इसी मशीन की वैल्यू 15 लाख हो जाए, या इसी मशीन की वैल्यू हो सकता है 2 लाख हो जाए। आप मार्केट वैल्यू को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप किसे रिकॉर्ड करोगे? जो आपने 10 लाख पे किए हैं। इसके अलावा काफ़ी बार आप इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे करते हो। जैसे आपने मशीन खरीदी, आप मशीन फैक्ट्री से लेकर अपनी ऑफिस तक लेकर आने के लिए कुछ खर्चा पे करोगे, और फिर जो मशीन आकर इंस्टॉल करेंगे उनको भी हम कुछ वेजेस पे करते हैं। वो सारी वेजेस भी आप इस कॉस्ट में इंक्लूड करते हो। जैसे 10 लाख का ये खर्चा आया, ऊपर से इसको इंस्टॉल कराने का हमारे पास 10,000 का अलग से खर्चा आ गया। आप मशीन की कॉस्ट कितनी एज्यूम करोगे? 10 लाख 10,000, और आप इस 10 लाख 10,000 को बुक में रिकॉर्ड करोगे। बट जो मशीन आपने 10 लाख 10,000 की रिकॉर्ड करी, अब इसको आने वाले सालों में आप इसको क्या करोगे? आप इसको यूज़ करते जाओगे। जैसे जैसे आप इस मशीन को यूज़ करोगे इसकी वैल्यू डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। उस डिक्लाइन को हम क्या बोलते हैं? उस डिक्लाइन को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हमें ये बोलते हैं कि जो एसेट हम खरीदते हैं उसको हम उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जो वैल्यू हमने उसको खरीदते टाइम पे की, और फिर आने वाले सालों में हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। ये बोलते हैं हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट के कुछ तो फ़ायदे हैं और कुछ इसके नुकसान हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? क्योंकि आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट जब आपने पे करी होगी, मतलब जो प्राइस आपने पे की होगा उसका आपको कुछ ना कुछ वाउचर मिला होगा, कुछ ना कुछ रसीद मिली होगी। आप उसको इजीली वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, आपको कुछ कैश मेमो मिलता है, कैश स्लिप मिलती है। एक तो इसका ये बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट क्या है इसका? सेकंड बेनिफिट ये है इसका, अब मार्केट वैल्यू तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। जैसे आज अगर वो 5 लाख की मशीन है, कल को 5,50,000 की हो जाएगी, और उससे नेक्स्ट डे वो 4 लाख की हो जाएगी। इस सिचुएशन में हमें कुछ एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए जो हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो प्रॉपर वैल्यू क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये तो इसके बेनिफिट थे। अब इसके नुकसान क्या होंगे? इसका फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट तो यही है कि आप उस वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो जो आपने 10 साल पहले पे करी, 20 साल पहले पे करी। जैसे आपने एक मशीन खरीदी आज 10 लाख की, इसको 10 साल तक यूज़ करोगे। 10 साल तक आप इसी वैल्यू को लेकर चलोगे, और हो सकता है आज मार्केट में वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा हो। इसका पहला नेगेटिव इम्पैक्ट तो ये है। और इसका सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? अब जो ये कॉस्ट आपने इनकर करी, मतलब जो खर्चा आपने इनकर किया, आप इसको आज के टाइम में जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया होगा, मतलब जो आज आपने सेल करी होगी, आप उस सेल को किससे कंपेयर करोगे? आप उस सेल को इस कॉस्ट से कंपेयर करोगे, जो कि बहुत ही बेतुका है, क्योंकि सेल तो आज के टाइम की है, मशीन की वैल्यू 10 साल पुरानी है। ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट जो इसकी एडवांटेज है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिसएडवांटेज। इसलिए हम कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। एंड आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें क्या बोलते हैं? इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अब जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे आपने कच्चा माल खरीदा, आपने सेल करी, आपने मशीन खरीदी, आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी, हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इम्पैक्ट होगा। मतलब हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होंगे।
एक इम्पैक्ट होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। अब जैसे आप साइंस में पढ़ते थे कि करंट के भी दो साइड होती हैं, एक पॉजिटिव करंट होता है, एक नेगेटिव करंट होता है, ऐसे ही अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन होगी हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होंगे, एक डेबिट, सेकंड वन इज क्रेडिट, और हर डेबिट क्रेडिट के इक्वल होगा। मतलब जितने का तुम्हारा डेबिट होगा, जितने अमाउंट से कोई भी अमाउंट डेबिट होगा, उतने से ही पर्टिकुलर दूसरा अमाउंट तुम्हारा क्या होगा, क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते चलेंगे, और इसी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमेशा बैलेंस रहती है। और इसके अलावा बैलेंस शीट होती है जो आपकी, वो भी बैलेंस किस लिए रहती है, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, अब जब आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो इसके दो इम्पैक्ट होंगे। दो इम्पैक्ट कैसे, या तो जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा आपके पास क्या आया होगा, आपके पास आया होगा बिजनेस में रॉ मटेरियल, बट आपने कैश पे किया होगा, सो कैश बिजनेस से बाहर गए होगा। सो हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट इस टाइप से होंगे, एक होगा इनमें से डेबिट, दूसरा होगा इनमें से क्रेडिट। अब जो ये दोनों इम्पैक्ट हैं डेबिट और क्रेडिट, ये हो सकता है दोनों के दोनों इस साइड भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों इक्वेशन के इस साइड भी हो सकते हैं, या इनमें से एक इस साइड हो सकता है, दूसरा इस साइड भी हो सकता है। और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ये डेबिट इम्पैक्ट है, क्रेडिट इम्पैक्ट है, ये हो सकता है आपके सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करे, या ये काफ़ी बार दो से ज़्यादा अकाउंट्स को भी इम्पैक्ट कर देता है। जैसे कि सपोज करो, अब तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा, इससे किस किस इम्पैक्ट पे फ़र्क पड़ा होगा, एक तो आपके स्टॉक पे फ़र्क पड़ा होगा क्योंकि आपके पास स्टॉक आया, और दूसरा आपके पास से कैश गया, सो इसने दो अकाउंट को इम्पैक्ट किया। काफ़ी बार क्या होता है, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, सो आपके पास क्या आया, आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक आया, और आपने कुछ पेमेंट तो क्या कर दी, कैश में कर दी, और कुछ रॉ मटेरियल आपने क्रेडिट पे खरीदा। क्रेडिट पे खरीदने का मतलब आप उसकी पेमेंट 10 दिन बाद, 20 दिन बाद ऐसे करोगे। सो जो इस बार है डेबिट और क्रेडिट इम्पैक्ट, ये दो से ज़्यादा अकाउंट को इम्पैक्ट कर रहा है। सो जो डेबिट और क्रेडिट इम्पैक्ट होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। हो सकता है ये दो अकाउंट को इम्पैक्ट करे, हो सकता है दो से ज़्यादा अकाउंट को इम्पैक्ट करे। और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो हमेशा बेस रहेगा आपका डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेस पे। और इसी डबल एंट्री प्रिंसिपल को हम डिटेल में कवर करेंगे क्लास 11th में। सो इन कंक्लूजन ड्यूअल एस्पेक्ट हमें ये बोलते हैं हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। सो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर लिया। And our first accounting concept for today's video is revenue recognition concept. Revenue recognition concept क्या बोलते हैं, ये कंसेप्ट हमें ये गाइड करेगा कि जो हमारा रेवेन्यू होता है उसको हम कब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कब हम उसे बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और किस सिचुएशन में हम रेवेन्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू आपका वो अमाउंट होता है जो कि आपको किससे मिलता है, जब आप क्या करते हो, सेल करते हो। सेल किसकी करते हो, अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सो जब आप गुड्स बेचोगे उससे जो अमाउंट आएगा वो आपका रेवेन्यू होगा। और काफ़ी जो सेलर्स होते हैं वो आपके क्या प्रोवाइड करते हैं, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। सो ये सब आपको सर्विसेज देते हैं। सो जब ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे उससे इनको जो पैसा मिलेगा वो क्या होगा, इनका रेवेन्यू। सो रेवेन्यू तो मैंने आपको बता दिया, और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको अकाउंटिंग टर्म्स में कराया है। अब रेवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब कब उसको हम रियलाइज मानेंगे, कब हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो ये कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि रेवेन्यू इज़ रियलाइज्ड व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, मतलब कि जब आपने गुड्स की ओनरशिप या गुड्स का टाइटल अपने कंज्यूमर को पास कर दिया, और जो आपके कंज्यूमर हैं या जिन्होंने आपसे सामान खरीदा, जिसको हम परचेज़र बोलते हैं, वो लीगली बाउंड हो चुके हैं आपको पेमेंट करने के लिए। मतलब वो जो लॉ की टर्म्स हैं, लॉ के अकॉर्डिंग अब उनको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्यों पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपना सामान उनको बेच दिया और आपने जो ओनरशिप का टाइटल था उनको पास कर दिया। जैसे कि हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। ये था आपका बिजनेस और आपने क्या किया है, आपने किसी कंज्यूमर को पेन सेल किए हैं। सो जब आप पेन का डिब्बा उसे दे देते हो तब आप इसे क्या मानोगे कि आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, और क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है अब आप इस ट्रांजैक्शन को, मतलब जो इससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब जो पेन बेचने से पैसा आएगा उसे आप
अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दोगे। सो ये बोलता है हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट में एक इम्पोर्टेंट टर्म क्या लिखी है कि इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द रिसिप्ट ऑफ कैश। मतलब कि कैश कब मिलेगा हमें उससे मतलब नहीं, हमें किस चीज़ से मतलब है कि जिस डेट को हमने सेल करी और उस सेल से जब हम लीगली बाइंड हो चुके हैं अपना कैश लेने के लिए, चाहे जो हमारा कंज्यूमर है वो हमें 10 महीने बाद कैश करे या 20 महीने बाद कैश पे करे। सो इसको मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से ले लेता हूँ। जैसे कि अभी हम लेते हैं कि XYZ हमारी कंपनी है, ये क्या कर रही है, इसका कोई कस्टमर था जो कि उस कस्टमर ने इससे एक पेन खरीदा। अब XYZ कंपनी ने क्या किया, इसको पेन सेल कर दिया। सो क्योंकि पेन तो सेल हो चुका है सपोज करो 1 मई को, बट ये कंज्यूमर इसकी पेमेंट कर रहा है 10 मई को। सो ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी, मतलब टाइटल कब ट्रांसफ़र हुआ पेन का, 1 मई को। सो आप इसे अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करोगे, 1 मई को। नो मैटर इसने पेमेंट आपको 10 मई को करी हो 20 मई को करी हो, क्योंकि हमने तो उसे सेल कर दी थी और वो लीगली कब बाउंड हो चुका है, मतलब वो उसे लीगल लॉ के अकॉर्डिंग उसने हमें कब पेमेंट करनी थी, 1 मई को। ऑल्दो उसने 10 मई को करी है, बट हम इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे 1 मई को। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट की कुछ एग्जम्पशंस भी होती है हमारे पास, मतलब जहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। इसकी फर्स्ट एजम्पशन क्या है, सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे काफ़ी बार आप क्या करते हो, काफ़ी बार आप किसी शॉप वगैरह पर जाते हो और उनसे EMI पे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, TV वगैरह लेते हो। तो इस सिचुएशन में हम सेल को कब एज्यूम करेंगे, इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज करो ये कोई शॉप रही, आप किसी शॉप से TV ले लेते हो, आप मोबाइल फ़ोन ले लेते हो और इसकी पेमेंट आप 10 से 15 इंस्टॉलमेंट में करते हो। बट मैंने आपको क्या बताया, रिवेन्यू हम कब एज्यूम करेंगे, जब सेल हो चुकी होगी। बट इस टाइप की सिचुएशन में क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट बेसिस का केस है, सो आप इस सिचुएशन में रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब आपको हर एक इंस्टॉलमेंट मिलती जाएगी। जैसे जब पहली इंस्टॉलमेंट मिली आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर दोगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट मिली तब आप उसको बुक में रिकॉर्ड कर दोगे। और इसकी सेकंड एग्जेप्शन क्या है, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से क्या मतलब है, अब आपने देखा होगा काफ़ी बार जो रोड्स वगैरह बनते हैं जो या उनके ऊपर ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, उसे बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। सो इस सिचुएशन में हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, हम एनुअली जितना अमाउंट हमें ब्रिज कंस्ट्रक्शन से मिलता जाएगा, मतलब जो हमारा वेंडर होगा, जो हमारा बायर होगा, उसको जितना अमाउंट मिलता जाएगा हमको, हम उसको उतना ही रेवेन्यू ट्रीट करते रहेंगे। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट की ये 2 एग्जम्पशन होती हैं। इन शॉर्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमें क्या बोलता है कि रेवेन्यू को बुक्स में हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम उसके एक्चुअली में हकदार बन जाएंगे, मतलब कि जब हम लॉ के अकॉर्डिंग उसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। नो मैटर हमें कैश आज मिला हो या नहीं मिला हो, जैसे हमने किसी कंज्यूमर को सेल करी, अब चाहे वो हमें 10 महीने बाद पेमेंट करे, 20 महीने बाद पेमेंट करे, हम उसको बुक्स में कब रिकॉर्ड कर देंगे, जब हमने एक्चुअली में उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी हो। और ऐसे ही अगर आपका सर्विसेज का केस हो, सर्विसेज के केस में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे, जब आप लीगली बाउंड हो जाते हो उस रेवेन्यू को रिसीव करने के लिए, तब आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर दोगे। एंड आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, अगर आपको प्रॉफिट डिटरमाइन करने हो, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए आपको मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना पड़ता है। मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या बोलते हैं कि जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया, रेवेन्यू किससे जनरेट किया, सेल से, सेल किसकी, गुड्स की और सर्विसेज की। सो जितना रेवेन्यू वहाँ से आया है और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितना खर्चा हमने इनकर किया, तो हम इन दोनों को आपस में मैच करेंगे। मतलब अगर इस साल में हमने रेवेन्यू जनरेट किया, सो उससे रिलेटेड जितना भी खर्च होगा वो भी हम इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। सो ये बोलता है हमें मैचिंग कंसेप्ट। सो इसमें लिखा क्या है, ऑल कॉस्ट रिलेटेड विद रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। मतलब कि अगर किसी साल हमने कोई रेवेन्यू जनरेट किया, अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जैसे अगर आप सेल वगैरह करते हो आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है, जैसे कमीशन, प्रोडक्शन, इन सब पे खर्च होता है। सो उससे रिलेटेड जितना का जितना खर्च होगा हमारा, उसको हम उसी साल में उसी रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करेंगे। मतलब कि जैसे ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे। सो अभी के लिए आप सिंपली ये लगाकर चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस शेप में होता है। सो अगर हमने यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, सो इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितना हमने खर्चा किया वो सारा का सारा खर्चा हम उसी साल में रिकॉर्ड करेंगे और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग
एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि हम एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड करते हैं चाहे हमने उसको पे किया हो चाहे उसको हमने पे ना किया हो। मतलब कि अगर कोई खर्चा हमने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए इनकर कर दिया, सो चाहे उस खर्चे को हम 10 साल बाद पे करें चाहे 20 साल बाद पे करें, बट क्योंकि वो रेवेन्यू हमने बुक्स में इस साल में रिकॉर्ड कर दिया, सो उससे रिलेटेड खर्चा भी हम इसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उस एक्सपेंस को हम 10 महीने बाद पे करें 20 महीने बाद पे करें। सो ये एक इम्पोर्टेंट एजम्पशन है मैचिंग कंसेप्ट की। और इसके अलावा जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, उन सब का भी ट्रीटमेंट मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं, जैसे कि सपोज करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के होते हैं वो खर्चे जो कि आपने जिनका बेनिफिट तो ले लिया बट आपने अभी पे नहीं किए। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल ले लेता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सैलरी क्या होती है, जो आपके वर्कर वगैरह काम करते हैं, अब जो आप उनको मंथली वेजेस सैलरी पे करते हो, सो ये क्या होता है आपका खर्च होता है। अब क्योंकि आपने सेल करी होगी, सो जितनी सेल करी होगी उससे रिलेटेड जितनी सैलरी होगी वो आपको सेम ही फाइनेंशियल ईयर में शो करनी पड़ती है। बट अगर आपने सैलरी इस साल पे नहीं करी, सपोज करो आपका था 31 मार्च का मंथ था, सो 31 मार्च वाले मंथ में आपने उनको सैलरी दी नहीं बट आपने सेल तो कर दी, सो उस सेल से रिलेटेड जितना भी खर्चा है आपका सैलरी में वेजेस में, सो वो भी आप इसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करोगे। और उसके अलावा हमारे होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस के होते हैं वो खर्चा जो कि आप एडवांस में पे कर देते हो। जैसे कि सपोज करो आपने 2 साल का क्या कर दिया, इंश्योरेंस एक साथ पे कर दिया। एक साथ पे करने का मतलब जैसे कि हम नॉर्मली 1 साल का इंश्योरेंस पे करते हैं बट आपने 2 साल का एक साथ पे कर दिया। सो क्योंकि हमें तो 1 साल की क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। सो जो आपने फालतू में 1 ईयर का इंश्योरेंस एडवांस में पे कर रखा है, इससे रिलेटेड सेल तो कब होगी, इस रिवेन्यू से रिलेटेड मतलब इस खर्चे से रिलेटेड सेल होगी हमारी नेक्स्ट ईयर में। सो क्योंकि ये खर्चा भी नेक्स्ट ईयर का है, सो इस 1 ईयर का जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है इसको हम करंट फाइनेंशियल ईयर में कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है, इस साल का जितना रेवेन्यू है और उससे रिलेटेड जितना हमारा खर्चा आएगा सारा हम एक साथ रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमारा इस साल का रेवेन्यू नहीं और उससे रिलेटेड जितना भी खर्च होगा उसे हम नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या थे ये मैंने आपको बता दिया, वो क्या होते थे आपके रूल्स और रेगुलेशन। अब अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं, अब जैसे आप बिजनेस करते हो तो हर बिजनेस में कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ कस्टम होते हैं, कुछ ट्रेडिशन होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग लैंग्वेज में भी कुछ कस्टम कुछ ट्रेडिशन होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, अ कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, मतलब जो सारे के सारे बिजनेसमैन फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ आइदर एडोप्टेड बाय जनरल एग्रीमेंट और कॉमन कंसेंट। मतलब जिसको आपने अडोप्ट कैसे किया, या तो आपने कुछ एग्रीमेंट किया होगा, मतलब जो सारे के सारे बिजनेसमैन हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने कुछ एग्रीमेंट किया, या उन्होंने कॉमन कंसेंट से मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको एक्सेप्ट कर लिया। सो वो होती है हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब अकाउंटिंग कन्वेंशन में कितने अकाउंटिंग कन्वेंशन आते हैं, सो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें क्या बोलता है, ये हमें ये बोलता है कि ऑल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब कि वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि बिजनेस के इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड हो वो हमें कम्प्लीटली डिस्क्लोज करनी चाहिए। मतलब कि जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या, जब हम अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, सो हमें हर टाइप की इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। मतलब हम कुछ भी जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम छुपाएंगे नहीं। सो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें ये बोलता है। और इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अब कुछ ऐसी अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं कर सकते। सो अब उन टाइप की इन्फॉर्मेशन को हम कैसे शो करेंगे, उसके लिए हम जब अब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाती है उसके नीचे हम प्रिपेयर करते हैं अपने नोट्स। सो उसको हमें उस नोट्स में शो करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी होती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ की होती हैं, ये हमारी वो लाइबिलिटी होती है जो कि फ्यूचर में अराइज भी हो सकती हैं
और हो भी नहीं सकती। मतलब इसमें येस की भी पॉसिबिलिटी है और नो की भी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि आपका कोई कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा है, अब कोर्ट का रिजल्ट तो आपके फेवर में भी आ सकता है या किसी दूसरे के फेवर में भी जा सकता है। सो इस टाइप की लाइबिलिटीज़ हम कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाती हैं, उसके नीचे हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं। सो इस टाइप की लाइबिलिटीज़ को हम वहाँ पर शो करते हैं। और इसी फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग जब हम अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या अकाउंटिंग मेथड को चेंज करते हैं, जैसे कि आप हर साल SLM फॉलो करते आ रहे थे, अब आप WDV फॉलो करने लग गए। सो ये चेंज भी किसके अकॉर्डिंग शो होता है, इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। और इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ ये बोला गया कि हमें फुल डिस्क्लोज करनी है इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बिजनेस के सीक्रेट ही रिवील कर देंगे, मतलब जो हमारे पास खासियत है हम उसी को कंपटीटर्स को अवेलेबल करा देंगे। सो फुल डिस्क्लोजर डज नॉट मीन्स लीकिंग सीक्रेट। और इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो विंडो ड्रेसिंग है वो प्रोहिबिटेड होती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब काफ़ी बार क्या होते हैं, जो आपके बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा बेटर शो कर देते हैं। ज़्यादा बेटर कैसे शो कर देते हैं, वो कुछ खर्चे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, कुछ एसेट ओवर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देते हैं, लाइबिलिटी कम वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देते हैं। सो इसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, मतलब जब अपने रिजल्ट ज़्यादा अच्छे शो करते हो अपनी एक्चुअल सिचुएशन से। सो विंडो ड्रेसिंग किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट है, ये प्रोहिबिट है फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ फुल, फेयर और एडिक्वेट डिस्क्लोजर। फुल का मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हम डिस्क्लोज करेंगे वो फेयर होनी चाहिए। फेयर होने का मतलब ये नहीं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए बेनिफिशियल हो, दूसरी पार्टी के लिए हार्मफुल हो। और एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन ही हमें डिस्क्लोज करनी है। एडिक्वेट का मतलब कि जो सफिशिएंट हो, मतलब ये नहीं हम कि फालतू की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें। सो ये बोलते हैं हमें फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी हमें क्या बोलता है, अब फुल डिस्क्लोजर ने हमें क्या बोला, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी है। बट मटेरियलिटी कन्वेंशन उसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि अगर हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने लग गए तब तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत लंबी खींचेंगी और वो ओवर बर्डन हो जाएंगी। सो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए एक नया कन्वेंशन बनाया गया जो कि हमें ये बोलता है कि जो भी हमारी अनइम्पोर्टेंट या इररिलेवेंट आइटम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी डिस्क्लोज नहीं करनी। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें मटेरियल या सिग्निफिकेंट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ हमें वही डिस्क्लोज करनी है। इसके अलावा जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी हम अपनी बुक्स में शो नहीं करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल आप ये समझ सकते हो, काफ़ी बार जैसे हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन करी 1000 रुपये की, बट जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो पेमेंट कैसे होती है 1000 रुपीज़ प्लस 23 पैसाज। सो अब जो ये 23 पैसाज हैं ये आपके लिए इररिलेवेंट है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। सो ओमिशन इसको हम कब ओमिट करते हैं, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। सो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इस ट्रांजैक्शन को सिर्फ और सिर्फ 1000 की शो करेंगे। और राउंडिंग ऑफ, जैसे काफ़ी बार हम राउंड ऑफ कर देते हैं कि 10 रुपये का सामान खरीदा उसको हम 15 कर देते हैं। सो वो सब किसके अकॉर्डिंग होता है, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। और क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन मटेरियल है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नॉन मटेरियल है, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हमारी एक कंपनी है ABC लिमिटेड और दूसरी हम कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं XYZ लिमिटेड। अब ABC लिमिटेड का हर साल का टर्नओवर है 1 करोड़ और जो XYZ लिमिटेड है इसका हर साल का टर्नओवर, मतलब हर साल की सेल है इसकी सिर्फ और सिर्फ 10,000। सो अब ABC ने कुछ खर्चा किया, जैसे कि सपोज करो इन्होंने कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस इनकर करे जिनका एक्सपेंडिचर आया 1000 और इसने भी कुछ छोटी मोटी रिपेयर्स वगैरह कराई जिसका एक्सपेंस आया 1000। अब जो ये 1000 का खर्चा है वो इस कंपनी के लिए इमैटेरियल है, मतलब कोई यूज़फुल नहीं है क्योंकि इसका टर्नओवर करोड़ों में है और इसका खर्चा सिर्फ और सिर्फ हज़ारों में है। और जो XYZ लिमिटेड है इसके लिए 1000 का खर्चा बहुत बड़ा है। सो इस टाइप की कंपनी के लिए ये इन्फॉर्मेशन मटेरियल है, बट इस कंपनी के लिए ये इन्फॉर्मेशन मटेरियल नहीं है। सो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि किस कंपनी के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन मटेरियल है, किस कंपनी के लिए वो इमैटेरियल है। और काफ़ी बार कुछ यूज़र के लिए तो कोई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होती है
बट ऑन द कंट्रेरी दूसरे यूज़र के लिए वही इन्फॉर्मेशन यूजलेस होती है। सो ये अकाउंटेंट डिसाइड करता है कि उसे किस टाइप की इन्फॉर्मेशन शो करनी है, ताकि जो आपके यूज़र हैं वो अपने डिसीज़न ले सकें। और डिसीज़न वो किस टाइप के लेते हैं कि जैसे मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, मुझे इसको लोन देना चाहिए या नहीं। सो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी इस टाइप के डिसीज़न में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कन्वेंशन। अब कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कन्वेंशन हमें क्या बोलते हैं, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो हमारे एंटिसिपेटेड का मतलब जो हमारे फ्यूचर्स के गेन होते हैं वो हमें कम्प्लीटली इग्नोर करने पड़ते हैं, और जो हमारे फ्यूचर में जो खर्चा होगा, मतलब जो हमारे एक्सपेंस होंगे, जो हमें फ्यूचर में लॉस होंगे, वो हम अभी से रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब हम उसका एक प्रोविज़न बनाकर चलते हैं। सो कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस क्या बोलता है कि जो सारे के सारे एक्सपेंस लॉस हमें फ्यूचर में होने वाले हैं उसका अभी से प्रोविज़न बनाकर चलो। अभी से प्रोविज़न बनाकर चलो मतलब कि उसका अलग से अमाउंट निकाल कर रखो, ताकि जब वो फ्यूचर में हमारा खर्च हो उसको हम आसानी से कोप अप कर लें। बट जो हमारे फ्यूचर में बेनिफिट होंगे उसको हम कभी भी एंटिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब उसको कभी भी हम आज की डेट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम प्रोविज़न बनाते हैं सारी की सारी नॉन लाइबिलिटी से, मतलब कि जो हमें फ्यूचर में पे करनी है, बट हमें उनका अमाउंट आज की डेट में एग्जैक्ट नहीं पता। बट हमें ये तो पता है कि ये खर्चा हमें फ्यूचर में करना है, ये हमारा फ्यूचर में लॉस होने वाला है। सो हम आज की डेट से ही उसका क्या बनाकर चलेंगे, आज की डेट से ही हम उसका प्रोविज़न बनाकर चलेंगे। और इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो हमारे पास गुड्स 31 मार्च को बच जाते हैं उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। उस क्लोजिंग स्टॉक को हम जो हमारी मार्केट वैल्यू होती है और जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, इनमें से जो भी सम से कम होता है उस वैल्यू पे हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं। मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एट द लोअर ऑफ मार्केट वैल्यू, जो उसकी मार्केट वैल्यू है और जो उसका कॉस्ट प्राइस है, इनमें से जो भी कम होगा उस वैल्यू पे हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं। इन शॉर्ट प्रूडेंस कन्वेंशन हमें क्या बोलते हैं कि एंटिसिपेट करो सारे के सारे फ्यूचर के लॉसेस, और जो आपके फ्यूचर के गेन है उनको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करो, क्योंकि उनको कब रिकॉर्ड करेंगे हम, जब वो एक्चुअली में अराइज होंगे। बट जो हमारा खर्चा है उसे आज की डेट में ही रिकॉर्ड कर लो, ताकि जब वो फ्यूचर में खर्च हो, फ्यूचर में लॉस हो, आप उस सिचुएशन को ईजिली कोप अप कर लो। सो ये था हमारा प्रूडेंस कन्वेंशन। अब हमने ये तो देख लिया कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। सो डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या थे। अकाउंटिंग कंसेप्ट थी हमारी बेसिक एजम्पशन, मतलब वो एजम्पशन जो कि आप बिजनेस में एज्यूम कर रहे हो। सो वो थे हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट। और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन है हमारे जो कस्टम है, जो हमारी गाइडलाइंस हैं, सो वो होते हैं हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, कस्टम्स और गाइडलाइंस को हम क्या बोलते हैं, जो बिजनेस में कस्टम्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या, लीगल पोजीशन, मतलब कि जो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं वो एस्टैब्लिश करे गए हैं लॉ के थ्रू, मतलब इनकी लीगल एक्सेप्टेंस है। बट जो आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन है इनको कैसे एक्सेप्ट किया गया, इनको जो बिजनेस में कॉमन प्रैक्टिसेस होते हैं, जो कॉमन एग्रीमेंट होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया गया, मतलब इसकी लीगल कुछ भी एक्सेप्टेंस नहीं होती। सेकेंड डिफरेंस क्या है, अकाउंट मेंटेन वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग कंसेप्ट किस लिए प्रिपेयर करे गए, ये प्रिपेयर किए गए ताकि आप सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग कर सको, मतलब आप अपनी बुक्स में, जर्नल, लेजर में प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सको। सो इसके लिए हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स प्रिपेयर करे। और अकाउंटिंग कन्वेंशन किस लिए प्रिपेयर हुए, ये प्रिपेयर हुए आपके प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपरेशन करने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए। सो ये सिर्फ और सिर्फ बुक्स में रिकॉर्डिंग के लिए बनाए गए, ये बनाए गए प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट की प्रिपरेशन के लिए। थर्ड डिफरेंस क्या, पर्सनल जजमेंट। अब जो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं इसमें कोई भी पर्सनल जजमेंट नहीं होती, मतलब कि जो आपके अकाउंटेंट होते हैं उनको अपनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज या एजम्पशन लगाने की ज़रूरत नहीं। बट जो अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं ये बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल करा देते हैं एक अकाउंटेंट के पास। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो उसकी पर्सनल जजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसी को डिसाइड करना होता है कि वो इसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद फोर्थ डिफरेंस क्या है, यूनिफॉर्मिटी। अब जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं ये क्या होते हैं, आपके यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब कि जैसे अगर हमारे पास मार्केट में सपोज करो
6 बिजनेसमैन हैं, सो सारे के सारे बिजनेसमैन सेम ही अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो करेंगे। बट जो आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन हर बिजनेसमैन इसको डिफरेंट फॉलो करता है। सो इसी वजह से अकाउंटिंग कन्वेंशन में यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी नहीं होती, क्योंकि हर बिजनेसमैन अलग अकाउंटिंग कन्वेंशन फॉलो करता है। जैसे कि इसमें एक कन्वेंशन था कि फुल डिस्क्लोजर, अब क्या इन्फॉर्मेशन फुल डिस्क्लोज में आएगी ये डिपेंड करेगा उस बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग। सो इस वजह से इनमें कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं होती। एंड द लास्ट डिफरेंस इज इम्पोर्टेंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अकाउंटिंग कन्वेंशन, क्योंकि ये कंसेप्ट किस लिए प्रिपेयर गए, ताकि आप अपनी सिस्टमेटिक और प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सको बुक्स में। बट जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट है। सो अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया, बट आपको इन दोनों के डिफरेंस में ज़्यादा नहीं जाना होता, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंस किस चीज़ की होती है, मेन इंपॉर्टेंस होती है कि आप ये कंसेप्ट और कन्वेंशन अपने बिजनेस में फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, रैदर देन नोइंग व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। और जो कंसेप्ट होते हैं वो आपके ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमने अराउंड 11 कंसेप्ट करे, बट कन्वेंशन की जो काउंटिंग होती है वो कम होती है, जैसे हमने 3 अकाउंटिंग कन्वेंशन पढ़े। और डिफरेंट बुक्स में आप देखोगे, जैसे इस बुक में ये कंसेप्ट में दिया हुआ है, दूसरी बुक में वही चीज़ कन्वेंशन में दी होगी, थर्ड बुक में वही चीज़ प्रिंसिपल में दी होगी। और मैंने इनके बीच में क्या क्या लॉजिकल डिफरेंस थे वो भी मैंने आपको डिटेल में कवर करा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटेल में कवर करेंगे। और जो ये अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, ये सारे के सारे मैंने एक ही वीडियो में कवर करा दिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग कन्वेंशन में बहुत ज़्यादा डाउट हो, सो वो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर किसी को कमेंट सेक्शन में पूछने में कन्फ्यूजन हो रही है, सो उसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया। सो पहले आप डिस्क्रिप्शन से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और आप अपने डाउट्स वहाँ पर पूछ सकते हो।